हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा भौतिक विज्ञान से। ठीक है, भौतिक विज्ञान जिसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? वे सभी राशियाँ जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, बल, चाल, दूरी, ये सब भौतिक राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है। दिशा ने वो अदिश राशियाँ कहा जाता है। उदाहरण के लिए दूरी, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य समय, ऊर्जा, विद्युत है, धारा है, ताप है, दाब है। सदिश राशियाँ क्या होती है? सदिश राशियाँ वे ऐसी भौतिक राशि होती है जिन्हें हम व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? परिमाण के साथ साथ दिशा भी देते हैं और दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, बल आघूर्णन हो गया। अब मात्रक क्या होता है? देखिए, अदिश में क्या है? सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, और सदिश में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है। मात्रक, मात्रक क्या होता है? मात्रक वह परिमाणिक मान है जिससे तुलना करके क्या है, भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड, बल का मात्रक न्यूटन, इसी प्रकार। ठीक। भौतिक राशि और उनके मात्रक, भौतिक राशि और उनके मात्रक में चलते हैं। तो यहाँ देखिए, राशि, मात्रक, राशि, मात्रक। तो यहाँ लंबाई का मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा, और कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का क्या होगा? दोनों का सेम है, सिमिलर, जूल होगा। विद्युत धारा का एम्पियर होगा। ताप का केल्विन होगा। और तीव्रता, तीव्रता क्या होती है? ज्योति तीव्रता होती है ना, ज्योति तीव्रता, वही ज्योति तीव्रता जो है कैंडिला होगा। कौन का आपका, कौन का ऐसा मतलब जिसे कहते हैं, तो आपका रेडियन हो जाएगा। त्वरण का मीटर पर सेकंड अक्सर हो जाएगा। बल का आपका न्यूटन हो जाएगा। दाब का आपका पास्कल हो जाएगा। और इसी प्रकार आगे चलते हैं तो देखते हैं वेग, वेग का क्या हो जाएगा? वेग का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कोणीय वेग का रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। और आवृत्ति, आवृत्ति का क्या हो जाएगा? आवृत्ति का हर्ज हो जाएगा। और संवेग का क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। और आवेग का न्यूटन सेकंड इंटू में रहेगा। ठीक है ये। और पृष्ठ तनाव जो है न्यूटन पर मीटर। और विद्युत आवेश, विद्युत आवेश जो होता है इसे चार्ज बोलते हैं। इसका ऐसा मात्रा कूलम हो जाएगा। विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। और विद्युत धारिता का फैराडे हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। और आगे हम लोग जानते हैं शक्ति, शक्ति का मात्रा क्या? वाट होता है। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, चाल का मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होगा। प्रदीप्ति घनत्व लक्स होगा। प्रकाश संघनत्व एंगस्ट्रॉम होगा। प्रकाशीय दूरी प्रकाश वर्ष। और आगे चलते हैं हम लोग। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा मूल राशियाँ कहलाती है। और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है। आंतरिकी, आंतरिकी से मैसनिक, मैसनिक क्या होता है? गति तथा विराम अवस्था, मोशन एंड रेस्ट। किसी वस्तु की स्थिति, क्या किसी वस्तु की स्थिति जब वातावरण के सापेक्ष, सिंपल समझो, गति और विराम क्या होता है? जब कोई वस्तु स्थिति जब वातावरण के सापेक्ष, जिस तरह वातावरण है उस तरह से रहते हैं। ठीक है। वातावरण के अनुसार अगर बदल जाए तो क्या होता है? उस गति की अवस्था कही जाती है। और सड़क पर दौड़ती हुई कार, जैसे कि यहाँ था, यहाँ आ गए, तो ये क्या है? गति है। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अपने वातावरण के सापेक्ष नहीं बदलती है, जैसे कि पेड़, पेड़ जहाँ लगा हुआ वहीं रहेगा, सड़क जहाँ बन गया है वहीं रहेगा, वो भागेगा नहीं यहाँ से वहाँ। ठीक है। अब दूरी और विस्थापन, क्या? दूरी और विस्थापन, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में, मतलब किसी समय के अंतर में, किसी टाइम डिफरेंस में जो हम दूरी तय करते हैं, और वही मार्ग की लंबाई, जो रास्ता मतलब मार्ग की जो लंबाई है, जो लंबाई हम लोग कवर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। यह केवल क्या है? यह केवल परिणाम, इसमें परिणाम होता है। और वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, उसे विस्थापन कहते हैं। जिसे वे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मान लेते हैं कि इधर से घूम के मैं यहाँ पहुँचा और यहाँ से यहाँ भी जा सकता था, तो यहाँ जो विस्थापन की जब भी बात की जाएगी तो इस डिस्टेंस को लेगा वो ये डिस्टेंस को नहीं लेगा। ठीक है। ये इस डिस्टेंस को लेगा।
महत्वपूर्ण दिए गए समय अंतराल, क्या दिए गए समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ठीक है। और दो बिंदुओं के बीच, क्या दो बिंदुओं के बीच वस्तु का विस्थापन उन बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। ठीक है। यदि किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन से अधिक अथवा बराबर हो सकती है, परंतु किसी भी विस्थापन कम नहीं हो सकती है। ठीक है। हाँ, अगला टॉपिक है हमारा चाल। चाल क्या होता है भाई? किसी गतिशील वस्तु, क्या किसी गतिशील वस्तु एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर घंटा होता है। ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय। औसत चाल निकालना है तो चली गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय से डिवाइड कर देना है। ठीक है। अगर वेग पूछे, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है कि एकांक समय कोई वस्तु निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं। यह सदिश राशि है और एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड है। वेग क्या होता है कि निश्चित दिशा में वस्तु का जो विस्थापन है और जो लिया गया समय है उससे जो है डिवाइड कर देना है। वेग बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे कुल समय। औसत वेग निकालना है तब, और जो उस दोनों के बीच का डिफरेंस है वो निकालना होगा, तब वो हो जाएगा फॉर्मूला। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, आज 5 किलोमीटर पर मतलब 5 किलोमीटर पर घंटा से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, अब क्या हो गया 7 किलोमीटर पर घंटा के मतलब ट्रैवल मतलब असले त्वरण से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है। तो इसका जो त्वरण का ऐसा मात्रा होगा वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जिसे कहता है कि बिना दिशा परिवर्तित किए हुए, बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि किसी वस्तु को वेग बढ़ता है तो उसका त्वरण धनात्मक होता है। ठीक है। यदि बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि वस्तु का वेग घटता है तो वस्तु का त्वरण जो है ऋणात्मक है, तो इसीलिए उसे मंदन भी कहते हैं, या मंदित हो रही है ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। यदि कोई वस्तु स्थिर है अथवा समान वेग से चल रही है तो उस वस्तु का त्वरण शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। यदि वस्तु का समान समय अंतरालों में वेग परिवर्तन समान हो तो वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील होती है। ठीक है। यदि वस्तु का समान समय अंतरालों में वेग परिवर्तन असमान हो तो वह वस्तु असमान त्वरण से गतिशील होती है। वस्तु का समान समय अंतरालों में वेग परिवर्तन असमान हो, जैसे कि 5-5 मिनट का गैप लीजिए और 5-5 मिनट के गैप में जो है उसका कितना मतलब स्पीड बढ़ा या घटा, उसका बार बार चेंज हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये क्या है? वह असमान त्वरण है, उसमें कुछ भी समानता नहीं दिखाई दे रही है। अब है नियत त्वरण वाली गति, जो समीकरण होता है ना, नियत त्वरण वाली समीकरण। गति का प्रथम समीकरण यदि प्रारंभिक वेग u वाली वस्तु नियत त्वरण a से गतिशील हो तो t समय के पश्चात वस्तु का वेग क्या होगा? तो वस्तु का वेग क्या होगा? तो v बराबर u प्लस at होगा। ठीक है। गति का द्वितीय नियम की बात करें, गति का द्वितीय समीकरण, और यदि प्रारंभिक वेग u हो, प्रारंभिक वेग u वाली वस्तु नियत त्वरण a से गतिशील हो तो t समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी s बराबर ut प्लस हाफ at² होगा। ठीक है। गति का अगर तृतीय नियम की बात करें, गति का तृतीय समीकरण, तो s दूरी तय करने में, क्या s दूरी तय करने में वस्तु द्वारा प्राप्त वेग v² बराबर u² प्लस 2as होगा। ठीक है। आगे मेरी बात की जाए वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति इसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है और उसकी गति जो है एक समान होती है तो वह एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। और वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति त्वरित गति होती है। त्वरित मतलब तुरंत, जैसे कि तुरंत उसमें चेंजिंग होती रहता है। जैसे कि कोई जैसे मौत का कुआं हो गया, मौत का कुआं हम देखते हैं क्या होता है, बार बार उसमें चेंज होता रहता है, एक सर्कल के में घूमता रहता है। तो वृत्तीय गति त्वरित गति होती है और त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। क्या होती है? सदैव केंद्र की ओर। त्वरण की दिशा जो है सदैव केंद्र की ओर होती है, उसका सेंटर पर रहता है। ठीक है।
उपग्रहों की गति जो है त्वरित गति होती है। क्या होती है? त्वरित गति होती है। आगे हम लोग जानेंगे कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होती है? कोणीय वेग क्या होती है? कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं और इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। संवेग क्या होती है? कोणीय वेग। कोणीय वेग विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसका एसआई पद्धति में मात्रक रेडियन पर सेकेंड है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम। क्या? संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अधिक कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। क्या? अधिक कणों के किसी समूह निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो क्या होगा कि उस वस्तु के जो कुल संवेग है वो नियत रहेगा, अर्थात संरक्षित रहता है। टक्कर के पूर्व का बराबर कुल संवेग और टक्कर के पश्चात का कुल संवेग बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसे कहते हैं इससे कि मोमेंटम जो ट्रेन और बस में टक्कर होगी तो जिससे टक्कर होने से पहले जो मोमेंटम है और उसके बाद जो होगा बल। अब बल क्या होता है? बल वह धक्का या खिंचाव है जिसे पुश या पुल कहते हैं। वो बल वह धक्का या खिंचाव है जो क्या है, जो या तो आपको किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या फिर परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। तो यह एक क्या है? सदिश राशि है बल। और जब आप क्या करते हैं, बल की दिशा में खींची गई रेखा को बल की क्रिया रेखा कहते हैं। और जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं तो उन बलों का योग परिणामी बल कहलाता है। जब कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर दो या दो से अधिक बल काम कर रहा है, दो बल या दो से अधिक बल जो उस पर काम कर रहा है, तो उन बलों के योग, दोनों बल का अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा? परिणामी बल कहलाएगा। यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक कार्यरत बलों का परिणामी शून्य हो जाएगा तो उस वस्तु का संतुलन की अवस्था में कही जाती है। मतलब दोनों बल, अगर बल का जो परिणाम है वो शून्य हो गया, दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वो अवस्था संतुलन में मतलब स्थिर हो जाएगी। जड़ा तो क्या होती है? जैसे कि आप जितना इधर पर लगा रहे हैं, मतलब दीवार पर आप हाथ दिए हुए, ठीक है, उसे मतलब गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तो तब तक नहीं गिरेगा जब तक उससे आप दुगुना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो जितना आप बल लगा रहे हैं उससे ज़्यादा बल तो आप ही पर लगा दे रहा है। अब जड़ा तो क्या आता है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़ा तो कहलाता है। और किसी वस्तु के द्रव्यमान के द्वारा वस्तु के जड़त्व की गणना करते हैं। जड़त्व वह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे कि जड़त्व में आप देख सकते हैं कि जब आप आराम से किसी पेड़ को खड़े हुए, सिंपल पेंडुलम अगर आराम से स्थिर है और उसको आपने क्या किया, उसको आपने पहले ऊपर उठा लिया, फिर छोड़ दिया, फिर पेड़ को हिला दिया, तो पेड़ क्या चाहता है? पेड़ चाहता है कि हमको कोई ना हिला, बस आराम से पड़े रहे। या फिर सिंपल समझिए ये, जैसे कि ठंड का मौसम है, आराम से सबको रजाई कंबल में सो रहा है लेके, अब और कोई उसके मतलब नहीं उठ रहा है, तो देखिए अब ये आपको एक नया लॉजिक लगाना पड़ेगा कि वो उठना नहीं चाहेगा, वो सोना चाहेगा, थोड़ा देर और। लेकिन आप जैसे इस पर ठंडा पानी देंगे उसका क्या होगा? सारा मोमेंटम बिगड़ जाएगा। तो वही होता है। आगे हमारा है न्यूटन के गति के नियम। अपनी अवस्था में रहने वाला ही जड़त्व का नियम कहलाता है। अब प्रथम नियम क्या है? इस नियम के अनुसार क्या है, कोई वस्तु विरामावस्था में है
या फिर एक समान गति की अवस्था में है तो वह विराम अवस्था या गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। जैसे कि आप चलती ट्रेन से या चलती बस से आप कूद जाते हैं और अचानक रुक जाते हैं तो वो रुकना नहीं कहता, वो कहता है कि जिस तरह भाग रहे हो उस तरह तुम भागता रहो, नहीं तो क्या होगा, बाह्य बल तुम पर हम लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि एथलीट जो है ऊंचा कूदने से पहले कुछ दूरी क्या करता है, दौड़ता है। ठीक है, ऊंचा कूदने से पहले क्या दौड़ता है, क्योंकि इस तरह से बल मिलता है उसको। और एक समान ट्रेन से क्या, एक गतिमान ट्रेन में जो ऊर्ध्वाधर के ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, एक गतिमान ट्रेन में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद फेंकने वाले के हाथों में ही गिरती है। हाँ, पहिए पर लगे धूल कण स्पर्श रेखा के अनुदिश में उड़ते हैं। जी, जब आप आम के पेड़ को हिलाते हैं तो आम नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, और गतिमान ट्रेन जो है कूदने वाला यात्री भी आगे की ओर ही गिर पड़ता है। यदि किसी गुटके के नीचे रखे हुए कपड़े को अचानक खींच देते हैं तो आसानी से बाहर निकल आता है। जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाता है तो घुड़सवार आगे की ओर गिर पड़ता है। ये सब क्या है, न्यूटन के प्रथम लॉ। जब घोड़ा अचानक दौड़ना प्रारंभ करता है तो घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है। जब हम कारपेट के पीछे छड़ से पीटते हैं तो धूल कण अलग अलग हो जाते हैं। आगे हमारा न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि इसके अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, द्वितीय नियम। इसके अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल जो है, बल का जो मान होगा उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण ये के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर ma। इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्न हैं। जैसे कांच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे और पेपर में लपेटा जाता है। किसमें, भूसे और पेपर में लपेटा जाता है, ये द्वितीय नियम है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला जो बल है उसका जो मान है वो वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि कांच के उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कांच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे और पेपर में लपेटा जाता है। शायद उस पर जो त्वरण पड़ेगा उस त्वरण को बराबर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को देना पड़ता है। प्रत्येक फर्श, शायद नहीं होता है ऐसा, पक्के फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति को कच्चे फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक चोट लगती है, क्योंकि क्या होती है कि उसमें जो है ना, जो त्वरण होता है ज़्यादा ही हो जाता है। जब क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि उसके जो संवेग है अपनी ओर एब्जॉर्ब कर सके। तृतीय नियम क्या है कि इस गति के अनुसार इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि फर्श पर चलने के लिए हमें पंजों से फर्श को पीछे धकेलते हैं। बिना पकड़े लकड़ी के गुटके को छिद्र करना मुश्किल है और घोड़े का गाड़ी को खींचना मुश्किल है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, और किसी व्यक्ति को किनारे पर लगी नाव से जब कूदता है तो न्यूटन के थर्ड लॉ, ये सारे थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ के मैंने जान लिया। अब घर्षण के बारे में जानते हैं। घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली अपेक्षित गति है। क्या, गति है और इसका विरोध करता है। ठीक है, घर्षण बल से संबंधित जो है मुख्यतः तीन बिंदु है कि घर्षण बल क्या करता है, वस्तु की गति को दिशा में विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल जो है वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल संपर्क में स्थित सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है और घर्षण बल संपर्क में स्थित सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, लौटनी घर्षण बल मान फिसलने वाली